हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे। भारत की जनगणना 2027 का बुगिल बच चुका है और पहले चरण में हम मकानों का सूचीकरण और उनकी गिनती करने जा रहे हैं। जनगणना, मकान सूचीकरण और उनकी गिनती के साथ साथ ये प्रथम चरण पूरे देश में चालू हो चुका है। द्वितीय चरण में हम लोगों की गणना करेंगे जो कि फरवरी 2027 में जाकर होगी। और जो प्रथम चरण है उसमें हम मकानों की का सूचीकरण कर रहे हैं, उनकी गिनती कर रहे हैं, उनको नंबरिंग देने का कार्य किया जाएगा, जो कि सारे पूरे देश भर में लाखों प्रगणक जो इम्यूलेटर हैं वो इस कार्य में लगाए गए हैं। विभिन्न विभिन्न विभाग के लोग मिलकर इस कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी जोर शोर से और पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। तो इन सारे प्रगणक की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या उनको करना होगा फील्ड पर जाकर, किस तरीके से वो मकानों का सूचीकरण करेंगे, किस तरीके से वो नजरी नक्शा बनाएंगे, किस तरीके से मकानों की नंबरिंग करेंगे, किस तरीके से वो परिवारों का आइडेंटिफिकेशन यानी परिवारों का को चिन्हित करेंगे, पहचान करेंगे उनकी, और किस तरीके से वो भवन, परिसर और जनगणना मकान को आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी मुद्दों पर एक बहुत ही सारगर्भित ये प्रेजेंटेशन मैं देने जा रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं ये आप लोगों से मुझे पूरा आश्वस्त हूं कि इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट जनगणना, मकान, भवन और परिसर के बीच और परिवारों के आइडेंटिफिकेशन के बीच नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनगणना, मकान सूचीकरण और उनको पहचानना, उनको इंगित करने की प्रक्रिया में एक प्रगणक की क्या क्या भूमिका होगी। एक प्रगणक के लिए सबसे पहले सटीक पहचान, सही नंबरिंग और स्पष्ट नक्शा बनाने का एक व्यवहारिक नियम जो कि सभी प्रगणक को रखना चाहिए, नजरी नक्शा। जी हाँ, हम नजरी नक्शा की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जो है हमारा, उसमें जितने भी मकान हमें काउंटिंग के लिए दिए जाएंगे वो सारे के सारे आपके उनका एक नक्शा जो कि सैटेलाइट नक्शा होगा, सैटेलाइट व्यू में होगा, वो आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बेस पर आपको एक स्केच मैप यानी नजरी नक्शा बनाना होगा। उसमें ये नक्शा बनाने का उद्देश्य क्या है? इसके नक्शा बनाने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आपके ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट हैं और कोई भी नया व्यक्ति आपके नक्शे को देखकर किसी भी विशिष्ट भवन तक आसानी से पहुंच सकता है। ऑन द बे हम नजरी नक्शा बोल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको होगा और नजरी नक्शा के बेस पर ही आपको आगे अपनी हाउस को लिस्टिंग करना है, जो जनगणना मकान है उनको नंबरिंग देना है। एक आदर्श नजरी नक्शा के नियम क्या हो सकते हैं, उनका मेल कैसे करना है? सबसे पहली बात तो जबकि कोई नक्शा बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नजरी नक्शा बनाते समय सबसे पहले आप उत्तर को जरूर इंगित करें, उत्तर दिशा को जरूर इंगित करें। ये नक्शा आपके संपूर्ण प्रगणक यानी आपके संपूर्ण कार्य का एक दर्पण है। इसमें सटीक पहचान होना चाहिए, कच्चे पक्के मकान की पहचान, सही नंबरिंग होना चाहिए, उनका सही क्रम भी होना चाहिए और स्पष्ट प्रतीक चिन्ह शामिल होना चाहिए। जैसे कहीं मंदिर है, कहीं हॉस्टल है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं सड़क कच्ची है, पक्की है, इन सारे के एक स्पष्ट प्रतीक चिन्ह है जो कि मैं आगे इस स्लाइड में दिखाऊंगा। उन प्रतीक चिन्हों को इंगित करते हुए आपको अपनी नजरी नक्शे में सम्मिलित करना है। आपका अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि कोई भी उसमें त्रुटि आपके नक्शे बनाने में ना हो, यानी एक एरर फ्री नक्शा बनाने का प्रयास करें। चलिए, नक्शा बनाते समय केवल मानकीकृत जो स्टैंडर्ड जो आपके सिंबल्स हैं उनका ही प्रयोग करना है। जैसे पक्का भवन है तो उसके लिए एक ट्राइंगल, सॉलिड ट्राइंगल बनाएंगे जिसको शेडेड करेंगे, और कच्चा भवन है तो आपको रेक्टेंगल बनाना है जो कि कच्चे भवन को डिनोट करेगा। और गैर आवासीय भवन में मतलब जहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, वो नॉन रेजिडेंशियल कोई अगर ऐसा बिल्डिंग मिलती है आपको, तो आप वहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे और उसको लाइनिंग से उसको शेडेड कर देंगे। कच्चा रास्ता जहाँ पर सड़क है, रोड है, पक्का रास्ता है, वहाँ पर आप सॉलिड 2 लाइनें बराबर पैरेलल खींचेंगे, और कहीं नदी नाला है तो उसको जिगजैग तरीके से नदी नाला को, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ऐसे बनाना है। बात करते हैं नंबरिंग का काम किस तरीके से करना है। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि नंबरिंग को किस तरीके से करना है। ये बहुत तार्किक और व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। फील्ड में भवनों को नंबर देते समय एक स्पष्ट भौगोलिक दिशा का पालन अवश्य करें। जैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आपको नक्शा बनाना, जैसे सांप चलता है लहराकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि उत्तर पूर्व से और दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए उन्होंने नक्शे को यहाँ पर समाप्त किया है। एक आइडियल नक्शे का एक ये
सिंबल है, एक आपको प्रतीक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, इससे एक आइडिया ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो नंबरिंग होगी उसमें निरंतरता होना चाहिए। जहाँ से आपने शुरुआत, तो नंबर 1 2 3 4 5 क्रमबद्ध तरीके से आप उनको नंबर देते चले जाएंगे बिना किसी नंबर को स्किप किए। कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नंबर्स का नहीं होना चाहिए। जहां आपने मकान को एक बार नंबर दे दिया, वो नंबर दोबारा दूसरे मकान को अलॉट नहीं करना है। इट मीन्स आपको बहुत बेहद सावधानी बरतना चाहिए कि हमने कहीं गलती से, क्योंकि एक दिन में ये काम नहीं होगा, हो सकता है आप आज काम करके आए हैं, फिर कल जाएंगे और कल के बाद परसों जाएंगे, तो हो सकता है कि नंबरिंग स्किप हो जाए। तो आप पेन कलम डायरी लेकर साथ चलें और अपनी नजरी नक्शे में उसको इंगित करते जाएं कि आज हमने कहाँ तक काम कर लिया है, और उसको स्पष्ट रूप से उस मकान को, उस जनगणना मकान को नंबर दे भी, पेन से अपनी डायरी में भी नंबर देते चलें। और को खाली पड़े भवनों को भी नंबर दिया जाना चाहिए। जो खाली पड़े हुए हैं नंबर, उनको भी नंबर दिया जाएगा। ये स्किप नहीं करना है। जो खाली पड़े भवन है, बेशक वहां पर कोई नहीं लगा है, लेकिन नंबरिंग उसकी जरूर होगी। वहां पर परिवार नहीं रहता है तो वहां पर परिवारों की काउंटिंग नहीं होगी, बट हाउस उनकी काउंटिंग होगी। चलिए, स्पष्टता ही एक अच्छे नजरिए की, नजरी नक्शे की पहचान है। बिल्कुल सही बात है। जो हम कोई कार्य करते हैं उसका दर्पण होता है हमारा कार्य, तो हम कोशिश करें कि जितना स्पष्ट रूप से ये कार्य कर सकते हैं वो करें। सबसे बड़ी बात है कि इस नक्शे के शीर्ष पर नॉर्थ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको नॉर्थ जरूर दर्शा दें, डिनोट करें कि नॉर्थ किस साइड में है। ब्लॉक की स्पष्ट सीमाएं, जो आपकी चौहद्दी यानी बाउंड्रीज होती है, चार दीवारी कहेंगे इसको, या हद कह सकते हैं हम, उसको स्पष्ट रूप से सॉलिड तरीके से दर्शाएं। स्थायी लैंडमार्क में मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, रेलवे लाइन है इत्यादि को स्पष्ट रूप से जरूर दर्शाएं। और क्या ना करें, काट छाट ओवर राइटिंग वगैरह ना करें। बिना नंबर दिए किसी भवन को नक्शे में ना छोड़ें, नजरी नक्शे में नंबर जरूर दें, बिना नंबर दिए इसको ना छोड़ें। तीन मुख्य इकाइयों पर उनका आपसी संबंध है। तीन मुख्य इकाइयां हैं जिनका आपस में बहुत बड़ा संबंध है, और हर प्रगणक को, हर इन्यूमरेटर को इस चीज के बारे में बेहद बारीकी से समझना चाहिए। वो पहला है भवन, दूसरा है जनगणना मकान, और तीसरा है परिवार। इन तीन बिंदुओं पर ही पूरी जनगणना केंद्रित है। भवन, जनगणना मकान और परिवार। इसका एक भवन का एक परिसर भी होता है। तो परिसर, भवन, जनगणना मकान और परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी हैं पूरी जनगणना के। तो सबसे पहले हम समझे भवन क्या है। भवन एक बिल्डिंग है। भवन एक बिल्डिंग है, ये सबसे बाहरी भौतिक ढांचा है। एक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग है। जैसे कि एक बहुमंजिला इमारत भी हो सकती है। जनगणना मकान क्या है, यानी सेंसस हाउस, जिसकी हम गणना करेंगे, वो ये भवन है। इस भवन के अंदर एक स्वतंत्र इकाई है जिसका अपना अलग प्रवेश द्वार है, जैसे इमारत के अंदर एक फ्लैट। तो एक बात निकल के आई कि भवन है, भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं। जनगणना मकान का पहला, जनगणना मकान को पहचानने का सबसे पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो है उसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कैसा है। अगर सेपरेट प्रवेश द्वार है तो हम उसको जनगणना मकान मानेंगे। और जनगणना मकान मानेंगे, उसमें जनगणना मकान में हम परिवार का आकलन करेंगे कि परिवार कितने रह रहे हैं और उनका रसोई कैसे, किस तरीके से उनका खाना इत्यादि बनता है, वो आगे परिवार का। भवन हो गया, भवन के अंदर कई सारे जनगणना मकान हो सकते हैं। जनगणना मकान पहचानने के लिए उनकी एंट्री यानी सेपरेट एंट्री है नहीं है। जहाँ सेपरेट एंट्री है वो एक जनगणना मकान अलग होगा, और वहीं जनगणना मकान में कितने परिवार रहते हैं इसका जो हम निर्धारण करेंगे वो उन परिवार के द्वारा शेयर किए जा रहे किचन के ऊपर होगी। यानी उनका भोजन बनाने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम परिवार का आकलन करेंगे, परिवार की काउंटिंग करेंगे। यदि एक घर में दो परिवार रह रहे हैं और दोनों का भोजन अलग बनता है तो वो दो जनगणना मकान होंगे। उस मकान में दो परिवार निवास कर रहे हैं। तो परिवार जो हाउस होल्ड है, ये उन लोगों का समूह है जो मकान में रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, वो पूरा परिवार है। अगर अलग उनका खाना बन रहा है तो वो दूसरा परिवार हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक भवन एक स्वतंत्र संरचना है। जैसा कि हमने बताया कि बिल्डिंग जो है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, हम आकार पे नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो भवन है तो उसका एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। जनगणना के लिए भवन का अर्थ केवल पक्के मकान ही नहीं है। ये ध्यान रखें कि हम नहीं कि वहां पर लेंटर पड़ा हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है तभी हम उसकी गिनती करेंगे। जमीन पर खड़ा कोई भी ढांचा हो सकता है और एक अलग संरचना हो सकती है। वो तंबू, वो शंकु के आकार में हो सकता है, वो बिल्डिंग की बहुमंजिला इमारत के रूप में हो सकता है, एक मंजिला इमारत के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो एक संरचना है और वो हमें भवन मानना होगा। एक मंजिला बहुमंजिला इमारत हो सकती है, कच्ची झोपड़ी भी हो सकती है, वो टेंट के रूप में भी हो सकता है, व्यावसायिक या गैर आवासीय भी हो सकता है।
अब बात करते हैं, एक भवन के अंदर कई स्वतंत्र जनगणना मकान हो सकते हैं। कैसे हैं? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था और हम इस स्लाइड से भी स्पष्ट हो रहा है कि भवन क्या है। भवन के अंदर जनगणना मकान, जैसा कि ये आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक भवन है, लेकिन इसके अंदर जनगणना मकान कितने, सेंसस हाउस हैं 3, क्योंकि तीनों का एंट्रेंस अलग अलग है। तो अब भवन क्या है, ये पूरा जो परिसर है ये पूरा भवन है, पूरा जो बिल्डिंग है इसको हम भवन कहेंगे, और उसके अंदर जनगणना मकान 1, 2 एंड 3। तो जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, टोटल 3। उदाहरण, एक पंक्ति में बने घर जिसकी छत एक है लेकिन हर घर का अपना अलग दरवाजा है, तो वो जनगणना मकान कहलाएंगे। अलग थलग भवनों के लिए मुफ्त निवास का नियम लागू करें। जैसा कि बार बार जोर दिया जा रहा है कि अलग अलग भवनों की काउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि उन्हें प्रवेश द्वार है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। कई बार एक ही परिवार के पास मुख्य बस्ती में एक घर होता है और उसी ब्लॉक के बाहरी इलाके में जैसे खेत में एक और घर होता है। बहुत सारी फैमिली ऐसे होंगी जो रह तो कहीं और नहीं है, उनका एक घर और भी है, वो भी आपको आगे जाके मिल जाएगा, आपके ही ब्लॉक में होगा। तो आप कैसे उसको करेंगे, कहाँ काउंट करेंगे, उस परिवार को कहाँ काउंट करेंगे, तो जय महीने में वो कहाँ ज़्यादा रह रहा है, ज़्यादा कहाँ समय बिता रहा है, तो वहाँ उसकी परिवार की काउंट होगी। दूसरे मकान में जो उसका दूसरा मकान है उसको वहाँ पर आइसोलेटेड फार्म हाउस के रूप में अलग तरीके से उसको देखा जाएगा। मेन सेटलमेंट मुख्य बस्ती में है तो वहीं उसकी गणना होगी। जहाँ रहते हैं परिवार वर्ष का अधिकांश समय यानी 12 महीने में कहीं कहाँ ज़्यादा रहता है वहीं उसकी गिनती होगी। बाकी परिभाषा देखते हैं कि सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार, इन दोनों के बीच में अंतर कैसे पहचानेंगे। तो सामान्य परिवार जो होते हैं वो एक सामान्य परिवार सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित लोग होते हैं, जो अपने रक्त से संबंधित और जो आपस में एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, वो सामान्य परिवार के रूप में आते हैं। एक ही साझा रसोई से खाना खाते हैं, उनका किचन जो होता है एक ही होता है जहाँ सभी लोगों का खाना बनता है, और एक साथ वो एक किचन को शेयर करते हैं, एक साथ वो खाना खाते हैं। उन उदाहरण के लिए हम फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माता पिता और उनके बच्चे जो हैं एक सामान्य परिवार का हिस्सा है। वहीं संस्थागत परिवार जो होता है वो इस तरीके का परिवार होता है जहां आपस में उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो एक संबंधित लोगों का एक समूह होता है जो कि आपस में एक जगह रह रहे होते हैं, एक संस्थान को साझा करते हैं, कॉमन मेस या कोई एक कॉमन रसोई होती है, वहां से वो खाना खाते हैं, जैसे कि हॉस्टल, जेल, कोई आश्रम, कोई वृद्धाश्रम इत्यादि। तो संस्थागत परिवार में जो लोग होते हैं वो आपस में संबंधित नहीं होते हैं लेकिन एक ही परिसर में रहते हैं और वो एक ही मेस के या किसी किचन से खाना खाते हैं। तो ऐसे परिवारों को संस्थागत परिवार के रूप में गिना जाता है। सबसे सामान्य स्थिति में अगर हम देखेंगे कि जहाँ तक अमूमन ग्रामीण शहरों और शहरी क्षेत्रों में सबसे आम स्थिति ऐसी मिलेगी कि एक भवन में केवल एक जनगणना मकान ही होगा। जो छोटे छोटे शहर हैं या छोटे गांव कस्बे हैं वहाँ पर एक जनगणना भवन में एक जनगणना मकान ही अमूमन मिलेगा, लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में ये स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ बहुमंजिला इमारत होते हैं, वहाँ पर लोग रेंट पर, किराए पर अपने मकान को दे देते हैं, परिवारों की संख्या अलग हो जाती है। तो जहाँ पर पूरी स्वतंत्र संरचना में केवल एक ही प्रवेश द्वार है और वह एक ही इकाई के रूप में उपयोग की जा रही है, तो वहाँ भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर एक ही क्रम में चलेंगे। अब जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि भवन संख्या 1 और इसके भीतर जनगणना का मकान संख्या भी एक ही है। अब कई बार क्या होगा कि एक ही भवन में कई मकान तो हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है भवन एक है लेकिन मकान कई हैं, वहाँ पर परिवार कई सारे रह रहे हैं और मकान है, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यदि एक भवन में एक से अधिक मकान है तो भवन नंबर के साथ ब्रैकेट में मकानों की संख्या भी लिखी जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक ही यहाँ पर आपका मकान भी एक ही है, जनगणना मकान भी एक ही है। दूसरे में भी और तीसरे में सेम कंडीशन है, चौथे में भी एक भवन है और एक जनगणना मकान है। लेकिन जब हम पांचवें मकान पर, बिल्डिंग पर आते हैं, भवन पर आते हैं, तो वहां देखेंगे कि 2 फ्लोर हैं और दोनों फ्लोरों का जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वो अलग है। तो इस स्थिति में एक भवन में, भवन संख्या 5 में 2 की बिल्डिंग जो दिख रही है, 6 नंबर भवन में 3 जनसंख्या मकान उपस्थित हैं। तो हम लिखेंगे इसको 5 विद इन द ब्रैकेट 2, यानी 5 नंबर बिल्डिंग में, 5 नंबर भवन में 2 जनसंख्या मकान है। उसी प्रकार से 6 नंबर भवन में 3 जनसंख्या मकान है। ब्रैकेट में जनगणना मकानों की कुल संख्या दर्शाना होती है। हमारा लक्ष्य फील्ड में हर इकाई की सटीक पहचान करना है। हम लोगों को जो प्रगणक हैं, जो इम्यूलेटर्स हैं, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि वह हर एक इकाई की सटीक पहचान करें। वो पहचाने कि फील्ड में मौजूद हर भौतिक संरचना को बिना किसी भ्रम के
पहचानने की उनकी क्षमता होना चाहिए। वो इस चीज़ को अपने आप को इतना काबिल बना लें कि फील्ड में मौजूद हर भौतिक संरचना को वो पहचान सकें। दूसरा, वो जनगणना के नियमों के अनुसार हर इकाई को अद्वितीय यूनिक नंबर दें। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एक मकान को, एक जनगणना मकान को एक नंबर दिया, एक भवन को एक नंबर दिया, तो वो दूसरे नंबर को, दूसरे बिल्डिंग को या दूसरे जनगणना मकान को अलॉट नहीं होना चाहिए। एक आपको यूनिक नंबर, अद्वितीय नंबर देना है और ये दर्शाना है कि सभी जानकारियों को एक रफ लेकिन सटीक भौगोलिक नक्शे पर उकेरें। मतलब जो आपका नजरी नक्शा है वो भले ही सटीक होना चाहिए, वो भले ही रफ है, लेकिन एक भौगोलिक तरीके से वो एक नजरी नक्शा जो है वो आपका एक बहुत ही सॉलिड डॉक्यूमेंट है कि आपने किस तरीके से अपने मकानों की का सूचीकरण और उनकी गिनती की है। अब फील्ड में उतरने से पहले हम 3 बातों का हर इन्यूमरेटर को, हर प्रगणक को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि मैं फील्ड में जा रहा हूं तो इससे पहले मैं इन 3 बातों पर आश्वस्त हूं अथवा नहीं। पहला है, क्या मैं भवन, जनगणना मकान और परिवार के बीच का अंतर समझता हूं? क्या मैं भवन, जनगणना मकान और परिवार के बीच में अंतर को स्पष्ट करने के काबिल हूं, कर सकता हूं? दूसरा है, क्या मुझे पता है कि बहुमंजिला इमारतों में ब्रैकेट नंबरिंग का प्रयोग कैसे करना है? जहां बहुत बहुमंजिला इमारत है वहां पर आप जनगणना मकानों को ब्रैकेट के अंदर कैसे दर्शाएंगे? क्या आपको इसकी प्रक्रिया पता है? और तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण, क्या मुझे नजरी नक्शा बनाने के सभी मानक प्रतीक सिंबल्स याद हैं जो हमने अपने नजरी नक्शा में बनाना है, जिससे कि हम कोई भी उस नजरी नक्शे को देखकर बता सकता है कि यहाँ मंदिर है, यहाँ रेल बनाई हुई है, यहाँ नदी निकल के जा रही है, यहाँ से नदी गुजर रही है, या फिर यहाँ पर कोई अस्पताल इत्यादि है, और यहाँ कच्ची सड़क है या पक्की सड़क है। इन सारे मानक जो नक्शे में बनाने के मानक प्रतीक हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, क्या हमें उनकी जानकारी है? इन 3 बातों पर हर प्रगणक को फील्ड में जाने से पहले इंश्योर्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रगणक के रूप में क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी जनगणना, अच्छे मकानों का सूचीकरण और एक अच्छे कार्य के साथ आप वापस आएंगे। आपके सफल और सटीक मान के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी ही ऐसी बहुत सारी अनगिनत वीडियोज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।